चलिए अब आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आज हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। नाउ व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन? कभी कभी y और x इस तरीके से इक्वेशन में इन्वॉल्व हो कि उनको अलग नहीं किया जा सकता है, तो वैसे केस में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जनरली आपको फंक्शन ऐसा मिल रहा है, एक तरफ y मिल रहा है और एक तरफ x का कुछ फंक्शन मिल रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो आप कहते हैं कि हाँ y इज ए फंक्शन ऑफ x, है ना। लेकिन अगर आपको इस तरह का कुछ फंक्शन मिल जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y स्क्वायर, समझे, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो कायदे से देखो तो इसमें एक्स और वाई जो है ना एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि इनको चाहो तो वैसे तो अलग कर सकते हो, लेकिन एज इट इज फॉर्म में भी आप चाहें तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ तो फिर भी आप एक्स को सारा एक करके और वाई का वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन मान लो कि कभी कभी ऐसा भी इक्वेशन आ जाता है कि यहाँ पे लिख दिया 3xy इज इक्वल टू 7, अब बताओ, और यहाँ पे लिख दिया प्लस वाई स्क्वायर। क्या यहाँ हम वाई अलग से निकाल सकते हैं एक्स के टर्म में? तो नहीं निकल पाएगा ना, ये वाई स्क्वायर भी है वाई भी है, क्वाड्रेटिक टाइप का बन जाएगा। तो ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना हमें सीखना है। तो हम लोग एकदम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। मान लीजिए आपको इस तरह का फंक्शन मिले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और बोला जाए कि फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन क्या है? फाइंड dy बाई डी एक्स। अब इस तरह के इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने का रूल क्या है कि y को x के टर्म में निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जब dy बाई डी एक्स बोला है तो d बाई डी एक्स हम LHS और RHS दोनों तरफ लगा देंगे, ठीक है। तो जब LHS में लगाएंगे तो ये क्या लिखेंगे? d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह से RHS में क्या लिखेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ 5। ये अब जब ये ऑपरेटर d बाई डी एक्स अंदर आएगा तो सामने एक्स स्क्वायर मिला, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ 2x होगा। अब d बाई डी एक्स करेंगे y स्क्वायर का, तो y स्क्वायर का तो 2y होगा, बट y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में एक बच जाएगा, dy बाई डी एक्स अलग से रह जाएगा इसमें। वो चीज इसमें क्यों नहीं आई? क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x हुआ और उसके बाद dx बाई डी एक्स आएगा तो वो तो 1 हो जाएगा, बट यहाँ पे तो y स्क्वायर है ना, तो 2y इंटू वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये तो कांस्टेंट है तो इसका तो 0 हो गया। अब देखिए 2 कॉमन है, तो आप इसको क्या कीजिए कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस 2x लिख सकते हैं। 2 आप हटा दीजिए और आपको यहाँ से dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। लेकिन इस तरह के केसेस में dy बाई डी एक्स एक्स और y दोनों के टर्म में मिलेगा। देखो इसमें x भी है y भी है, समझे। तो ये मैंने एक सिंपल सा जो है ना केस लिया। बस ध्यान रखना है कि इन तरह के केसेस में एक dy बाई डी एक्स जरूर कहीं ना कहीं बचेगा आपको। देखिए अगर आपको एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कुछ दे दिया जाए 3, और इसका भी dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे? d बाई डी एक्स का ऑपरेटर लगाएंगे LHS और RHS दोनों तरफ, तो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर में भी वही होगा d बाई डी एक्स का इसके आगे लगा दिया 3 के आगे, भाई LHS और RHS दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये x इंटू वाई है तो ये प्रोडक्ट रूल हो गया, तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट वाले x को छोड़ दिया तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स, और अगली बार फिर y को छोड़ दिया और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो बस 1 रह गया।
अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का सिंपली 2x होगा, बट वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जैसे मैंने बिल्कुल यहाँ पे नहीं किया था वाई स्क्वायर का, देखो वही। अब इसमें ध्यान से देखो कि डी वाई बाई डी एक्स दो दो जगह है, तो एक साथ दोनों को करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख देंगे x प्लस 2y और डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे। समझ में आया? और जो बाकी के हैं ये सब x और y, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा -2x माइनस वाई। और बाद में हम आराम से डी वाई बाई डी एक्स को अलग अलग ऐसे लिख लेंगे, और ये जो चीज है वो डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये हो जाएगा -2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इम्प्लिसिट फंक्शन हो आपका तो डिफरेंशिएशन करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि y को x के टर्म में अलग से निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, जैसा फंक्शन है वैसा ही रहने देते हैं, बस LHS और RHS दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर देते हैं। नोट कीजिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसी तरह का, और आप ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो मैं फिर आपको बताता हूं। x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। डी वाई बाई डी एक्स एक्स और वाई के टर्म में सॉल्व करके ट्राई कीजिए। दोनों तरफ LHS और RHS में आप लगा दीजिए डिफरेंशिएशन। आइए देखिए सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने बताया, LHS और ये RHS लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसी तरह से d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, ये प्रोडक्ट रूल है, तो क्या लिखेंगे, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स वाई का डिफरेंशिएशन प्लस y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, y स्क्वायर का होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो x स्क्वायर है इसका 2x होगा और 3 का 0 होगा। अब dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे, तो dy बाई डी एक्स दोनों में है ना, यहाँ और यहाँ, तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 2y, और ये रह गया 2x, और ये जो y है ये इधर आ जाएगा, तो माइनस y। अब यहाँ से हम आराम से अपना dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। क्लियर? अब इसी में कभी कभी क्वेश्चन क्या देता कि फाइंड जो भी है dy बाई डी एक्स आपने निकाला है, dy बाई डी एक्स एट सम पॉइंट कह देता है, जैसे एट 0,3। इसका मतलब है dy बाई डी एक्स कि आपको ये जो है x की जगह 0 रख देना है और y की जगह 3 रख देना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। x की जगह आपको 0 रख देना है और y की जगह 3। तो जो आपका dy बाई डी एक्स आएगा इसमें पुट कर दो, x की जगह 0 रख देंगे और y की जगह 3, तो ये -3, नीचे भी कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, तो ये आ जाएगा -1/2। ये डिफरेंशिएशन की वैल्यू हुई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि इस तरीके से जब भी कोई इक्वेशन लिखा जाता है तो ये कोई ना कोई कर्व होता है, ठीक है ना, तो उस कर्व पे ये पॉइंट लाई करता होगा कहीं, हमने उस पॉइंट पर उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकाला। नोट कर लो। एक और सवाल देता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए। फाइंड dy by dx if x square y plus x into y square is equal to 7। इसको डिफरेंशिएट करो और इसका वैल्यू निकालो। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब हम d बाई डी एक्स लगाएंगे लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी लगाना होगा, तो यह है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे तो भाई d बाई डी एक्स इसके आगे लग जाएगा
7 के। एक्स स्क्वायर वाई का क्या होगा, तो पहले एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। प्लस अब y को छोड़ देंगे और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, समझे। अगली बार में फिर x को छोड़ दिया, ये प्रोडक्ट रूल है, y स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा। प्लस अब y स्क्वायर को छोड़ दिया और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो 1 रहने दो और ये 0 हो गया, कांस्टेंट है। अब इसमें ढूंढो कहाँ कहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, ठीक है। तो हम डी वाई बाई डी एक्स अपना कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर, और ये जो पॉइंट है ये कितना है, 2xy है दूसरा वाला। बाकी की चीजों को उधर भेज दीजिए, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ऐसा हो गया। अब कुछ नहीं बचा है, बस इसको डिनोमिनेटर में भेज देना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये चीज नीचे चला जाएगा, तो आप इसको माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब मान लो जो इसकी वैल्यू जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कही जाती है, ठीक है, जैसे 1,1 पे या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो पॉइंट की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो है ना डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझेंगे और उसका एप्लीकेशन देखेंगे फिजिक्स में, ठीक है। तो पहला जो यूज है वो देखते हैं, डिफरेंशिएशन एज ए रेट, ठीक है। डिफरेंशिएशन करके हम किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। देखो, जब भी आप डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं तो इसको हम डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कहते हैं। इसके अलावा हम इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ y भी कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है कि x के चेंज होने से y चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई y जो है वो तो x का फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स, इफ x विल चेंज देन y विल चेंज। तो x के बदलने से y में किस रेट से चेंज आ रहा है, तो वो रेट हम डी वाई बाई डी एक्स से निकाल सकते हैं। अब देखिए फिजिक्स में बहुत सारी चीजें हैं जो रेट होती है, जैसे अगर आपको वेलोसिटी डिफाइन करना है तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम लोग अभी काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इतने बड़े एक्सप्रेशन को हम लोग सिंपल से अगर एक लाइन में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, या डिस्प्लेसमेंट को अगर x आप लिखते हैं तो dx बाई डी टी, ठीक है। इसी तरह से एक्सेलरेशन जो होता है, जिसको हिंदी में त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो तब होता है जब किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा हो। जैसे चलते हुए बॉडी का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ के 12 मीटर पर सेकंड हो गया, तो हम कहते हैं कि उसके पास एक्सेलरेशन है। और वो निकालते कैसे हैं, तो एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हम इसको लिखते हैं dv बाई dt। इसका मतलब अगर वेलोसिटी दिया रहेगा टाइम के फंक्शन में तो उसको डिफरेंशिएट करके आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो उसको डिफरेंशिएट करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और भी एग्जांपल है, देखिए, जैसे फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये आगे चल के हम लोग न्यूटन्स लॉ में पढ़ेंगे, dp बाई dt, p इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम।
अभी बस वर्ड्स का नाम सुनो, इनका मीनिंग वगैरह तो जिस चैप्टर में आएंगे वहां पढ़ेंगे। इसी तरह से पावर, पावर होता है ना जिसको हिंदी में शक्ति कहते हैं। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ वर्क डन, वर्क को डब्ल्यू से लिखते हैं, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी इज कॉल्ड पावर, कि किस दर से कार्य हो रहा है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ वर्क डन। तो ये सब आपके एग्जाम्पल हैं फिजिक्स में जिसके लिए हमें ये डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग इस छोटे से टॉपिक पे एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। अब आइए रेट के ऊपर एग्जाम्पल करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कार एट टाइम टी एज, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यह है टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ कार एट किसी पर्टिकुलर टाइम पे t इक्वल टू सपोज 2 सेकेंड पर। तो इस तरह के सवालों को कैसे करें, तो पहले तो देखिए कि डिस्प्लेसमेंट दिया है कार का और पूछा क्या है, वेलोसिटी। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, v इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपको क्या करना है, इस डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4t आएगा। तो ये आपका वेलोसिटी एट टाइम t मिल गया, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी होगी। अगर इसे आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दें dv बाई dt, अब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन देगा, तो ये आ जाएगा आपका 6t और ये आ जाएगा 4। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये सारी चीजें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर निकालो, तो जिस टाइम पर बोला गया है उस टाइम की वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड का है ना, तो वेलोसिटी कितनी होगी भाई, यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 प्लस 2 इंटू 4 8, कितना आ जाएगा 20। उसी तरह से एक्सेलरेशन भी 2 सेकेंड पे निकालना है, 2 रख दीजिए यहाँ पे, तो 6 दूनी 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो ये हो गया 16। एज सिंपल एज दैट, बस यही करना है। नोट कर लो। रेट के ऊपर एक और सवाल कीजिए। एक कार का डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है, and that is t cube minus 3t square plus 2t plus 5। ठीक है, find velocity of car when its acceleration becomes 0। ठीक है, आपको कार की वेलोसिटी निकालनी है, वो तो क्लियर है, बट कितने टाइम पे ये नहीं बताया है। उसके लिए कंडीशन दी है कि वेलोसिटी ऑफ कार उस वक्त निकालनी है जिस वक्त इस बॉडी का या कार का एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो पहले आप कार का एक्सेलरेशन निकाल करके उसको 0 कीजिए, वहां से आप टाइम की वैल्यू निकालिए और उस टाइम पर वेलोसिटी को कैलकुलेट कीजिए। ट्राई कीजिए। चलो देखो कितने आसानी से हो जाएगा। पहले तो हम b निकालेंगे। b कैसे निकालेंगे, dx बाई dt करेंगे, तो dx बाई dt करने से हमें क्या मिलेगा, 3t स्क्वायर। ठीक है, फिर आ जाएगा -6t प्लस 2, ये मिलेगा। फिर उसके बाद a निकालेंगे। a कैसे निकालेंगे, dv बाई dt से, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6t आएगा, -6 आएगा, और a को 0 करेंगे। क्यों 0 करेंगे, क्योंकि हमें पता करना है कि किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 था। तो t इक्वल टू 6/6 1 आएगा, तो t इक्वल टू 1 पर आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ पर 1 रख दो, तो 3 - 6 प्लस
2, ठीक है ना। तो एट t इक्वल टू 1 हमने वेलोसिटी निकाल ली, तो ये -1 आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी प्लस माइनस दोनों आता है, माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि ये वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। यह सब चीजें हम लोग काइनेमेटिक्स में आगे डिस्कस करेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये तो बहुत सिंपल केस था। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज increasing at a rate of 1 centimeter per second. Then find rate of change of area when radius is equal to suppose 4 centimeter. इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? देखो, इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि कोई सर्कल है और उसका रेडियस जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। जैसे ये सर्कल हो गया आपका, अब हर सर्कल का अपना एरिया होता है, बट इसका जो रेडियस है, क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियस अपने आप समझो कि बढ़ रहा है। तो अगर रेडियस इसका बढ़ेगा तो क्या होगा कि इसका एरिया भी बढ़ेगा, ये रेडियस अपने आप फैल रहा है। जैसे आप बलून जब फुलाते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे फूंक मारते हैं उसका वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं। तो उसी तरह से अगर रेडियस बढ़ रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कैसे निकालें? तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होगा डी ए बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। कैसे? पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r, और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था इसीलिए डी आर बाई डी टी। और क्वेश्चन में ये जो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है ये वही डी आर बाई डी टी है। तो अब यहाँ पे 2 पाई रख दो, आर की जगह क्या रखोगे, कब निकालना है, 4 पे, और डी आर बाई डी टी 1 है तो ये आ जाएगा 8 पाई। यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि आर में 1 सेंटीमीटर तो है ही, और ये जो डी आर बाई डी टी है ये है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछले बार की तरह ही लेते हैं। रेडियस ऑफ ए स्फीयर, ठीक है, इज चेंजिंग at a rate of 0.5 centimeter per second. Find rate of change of volume, ठीक है, when radius is equal to suppose 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज चेंजिंग एट ए रेट लिखा है, इसका मतलब हुआ कि कोई स्फीयर है और उसका रेडियस लगातार ऐसे बढ़ रहा है। तो रेडियस बढ़ने से क्या होगा कि उसका वॉल्यूम भी नो डाउट बढ़ेगा। भाई रेडियस जो है अगर आपका चेंज होगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो आपसे पूछा गया है कि अगर रेडियस का रेट दिया है, ये जो 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, दैट इज योर डी आर बाई डी टी। अब कहोगे कि सर ये पता कैसे कर लेते हैं आप कि ये डी आर बाई डी टी है? देखो, ये सेंटीमीटर है और ये सेकेंड है। सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का। और ये रेडियस का यूनिट है, लेंथ का। तो वही है रेडियस पर यूनिट टाइम, चेंज इन रेडियस पर यूनिट टाइम। तो ये दिया है और आपसे क्या पूछा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम का मतलब होता है डीवी बाई डी टी आपसे पूछा गया है। तो पहले आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना होगा और बाद में उसको डिफरेंशिएट करके डीवी बाई डी टी निकालना होगा। बताओ क्या आएगा आंसर? चलिए देखिए कैसे करेंगे। पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है।
अब हम लिखेंगे dv/dt। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो 4π/3 कांस्टेंट है, r क्यूब का हो जाएगा 3r² इंटू dr/dt। ये हुआ, तो ये 3 कट गया, ये आ जाएगा 72 पाई r² dr/dt। अब इसमें जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे। तो देखो r कितना दिया है 6 का स्क्वायर 36 और dr/dt दैट इज 0.5। तो 0.5 जो है इसको यहाँ रख दो, ठीक है। तो ये 0.5 इंटू 4 2 हो गया, 2 इंटू 36 72 आ गया, 72 आ गया पाई। अच्छा r स्क्वायर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये यूनिट हो गई। वैसे भी वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है इसका मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब में ही ना आएगा वॉल्यूम, और ये तो पर सेकेंड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है। तो ये आपका आंसर है। अब हम लोग डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और उसके लिए पहले हमें एक टर्म समझना होगा स्लोप, ठीक है। तो पहले आपको जो है वो स्लोप समझा देते हैं। व्हाट इज स्लोप? स्लोप का मतलब क्या होता है, देखो कभी भी अगर आप कोई स्ट्रेट लाइन लेंगे, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जो होता है, स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन क्यों कहते हैं, हिंदी में बोले तो सीधी रेखा। तो अगर ये एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ कर ले, ये एक्स और वाई एक्सिस ऐसे बना दिया, तो कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होता है वो इस तरह का होता है कि नहीं, इस तरह का, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन को ऐसे दिखा देते हैं। अब हर स्ट्रेट लाइन जो भी होगा वो कहीं ना कहीं आपको एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब एक्स एक्सिस को जहां पे ये कट करेगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, वहां कुछ ना कुछ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा, ठीक है। अब ये एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो, तो कुछ तो एंगल बनेगा। तो जितना ये एंगल बनाएगा उसी को हम इसका स्लोप कहते हैं, उस एंगल की tan थीटा वैल्यू को। तो स्लोप जो इज डिफाइंड एज tan थीटा, इसको हम लोग m भी लिखते हैं स्लोप को शॉर्ट फॉर्म में, एंड दिस इज बेसिकली tan थीटा, ठीक है। अब अलग अलग स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से अलग अलग एंगल बनाएंगे, और ये हमेशा एंगल पॉजिटिव एक्स से लेते हैं, इधर वाला नहीं लेना है, नेगेटिव एक्स वाला नहीं लेना है, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि मैंने एक दूसरा स्ट्रेट लाइन बना दिया ऐसे, स्ट्रेट लाइन तो भाई कैसे भी हो सकता है ना, ऐसे बना दिया, ठीक है। तो इसका स्लोप अगर आपको दिखाने को कहा जाएगा तो इसका स्लोप कहाँ से दिखाएंगे, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ना, इसका tan थीटा वैल्यू, ठीक है। तो स्लोप जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। जैसे इस केस में देखोगे तो tan थीटा, थीटा 90 से कम है, 90 से अगर कम एंगल है तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इस रेड लाइन का स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, हम इसे लिखेंगे m ग्रेटर देन 0। बट ये जो ब्लू लाइन है इसका देखो थीटा 90 से बड़ा है, जैसे 120 हुआ या 150। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, उसमें tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये जो ब्लू लाइन है इसका स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर कोई आपको लाइन ऐसा मिल जाए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे ऐसा लाइन कोई मिल जाए गलती से, मान लो कि ऐसा लाइन मिल गया जैसे पिंक वाला है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, तो इस पिंक लाइन का जो स्लोप है वो 0 है। स्लोप 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, तो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल 0 होता है, तो tan 0 0 हो गया। तो बेसिकली हमें क्या करना है, थीटा का tan वैल्यू निकाल लेना है, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। अब स्ट्रेट लाइन की खासियत क्या होती है कि इसका जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब, अब इस रेड लाइन का स्लोप आप कहीं पे भी निकालोगे तो सेम है। एक स्लोप को हिंदी में ढलान की तरह मान सकते हो कि एक ढलान की तरह है कि नहीं। अगर ऊपर कोई चीज रख दोगे और ये सचमुच का इस तरह का मान लो कि एक सीढ़ी टाइप का होता सीधा, तो कोई भी चीज नीचे लुढ़क के आती। तो यहाँ से यहाँ तक देखो हर जगह ढलान तो एक ही जैसा है,
ठीक है। तो स्लोप स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट होता है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो मैंने ये एक्स और वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक ऐसे लाइन बना दिया। कहा जाए कि इस लाइन का स्लोप बताओ कितना होगा, और स्लोप बताने के लिए इसमें डाटा के नाम पर दिया हुआ है कि ये जो एंगल है ये 120 डिग्री है। ये किससे बन रहा है? एक्स एक्सिस से। तो इसका जो स्लोप होगा m, वो होगा tan 120 डिग्री, ठीक है। और 120 कितना होता है भाई? तो ये माइनस tan 60 के बराबर होता है। ये हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू -√3। ये इसका स्लोप है। उसी तरीके से मान लीजिए कि दूसरा एक लाइन ले लेते हैं इसमें, ठीक है। एक दूसरा लाइन हमने ऐसे ले लिया। अब ये जो लाइन है यहाँ पर ये बोल दिया जाए कि ये 45 डिग्री बना रहा है, ये रेड वाला। तो इसका स्लोप कितना होगा? तो जो रेड वाला लाइन है इसका स्लोप लिखोगे तो m इक्वल टू लिखना पड़ेगा tan 45, और tan 45 आपको पता है कितना होता है? 1। तो इसका स्लोप 1 है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है? ढलान, एक तरीके से ये समझो। कब पढ़ेंगे? अगर हम कर्व की बात करें तो कर्व का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन भी वैसे कर्व ही है, जो टेढ़ा मेढ़ा टाइप का आपको कर्व दिखे। जैसे कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स होता है फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बनेगा। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, तो इस तरह के कर्व में स्लोप देखो अलग अलग जगह अलग अलग आएगा। जैसे अगर ये y एक्सिस मैंने ले लिया और इधर ले लिया ऐसे x एक्सिस, ठीक है। अब कोई कर्व अगर हमने हाथ से फ्री हैंड ड्राइंग करनी है तो मैंने कोई कर्व बना दिया इस पे। मान लीजिए कि ये कर्व इस तरह से है, कोई भी कर्व ऐसे करके ऐसे कोई कर्व है। अब इसमें खासियत क्या होती है कि इसका स्लोप निकालने के लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, जिस पॉइंट पे निकालना है। जैसे इस पॉइंट पे अगर निकालना है आपको स्लोप, तो इस पॉइंट पर आपको यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, और टेंजेंट ड्रॉ कर कर ये देखना होगा कि वो कितने एंगल पे कट कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, जैसे मान लो इस पॉइंट पर P पॉइंट पर, तो वहां टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये जितने एंगल पे कट करेगा उसका tan थीटा वैल्यू यहाँ का स्लोप बताएगा। उसी तरह से अगर आपको इधर का स्लोप निकालना है किसी पॉइंट का, तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो। तो कर्व की खासियत क्या होती है कि इसका जो स्लोप होता है वो हर जगह अलग अलग होता है। इसका जो m है वो बेसिकली है तो tan थीटा ही, बट एट डिफरेंट पॉइंट्स स्लोप ऑफ द कर्व विल बी डिफरेंट। समझे? स्लोप इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग आएगा। यहीं पे दिख रहा है आपको, देखो यहाँ स्लोप ज्यादा है, जबकि यहाँ पर अगर नीचे में टेंजेंट हम बनाए होते हैं तो नीचे में देखो टेंजेंट का स्लोप कुछ और आ जाता है। जैसे यहाँ लोएस्ट पॉइंट पे अगर बनाते तो देखो वो तो पैरेलल ही आ जाता करीब करीब, तो स्लोप 0 हो जाता है। इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट आप बनाओगे टच करता हुआ, तो इस पॉइंट पर आपका स्लोप जो है वो 0 नहीं आएगा। इस पॉइंट पे अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पर तो बनाए हो तो स्लोप जो को tan थीटा पॉजिटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि थीटा 90 से कम है, तो tan 45 या tan 60 आएगा, तो वो 1 या √3 आएगा, प्लस होगा। इसी तरीके से अगर इधर में स्लोप देखोगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। आप ड्रॉ नहीं कर रहे, नहीं तो और गंदा हो जाता है डायग्राम। तो कुल मिलाकर के 11th के बच्चों को बस इतना ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है, ठीक है। बट किसी कर्व का जो स्लोप है, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस जो भी है 5, 3, इस तरह का कुछ भी फंक्शन मिले, उसका स्लोप अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होता है। अब स्लोप समझने के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन का एक और यूज पढ़ेंगे। जो डिफरेंशिएशन होता है dy by dx, दिस कैन बी यूज टू फाइंड स्लोप ऑफ ए कर्व। इसको हम कहते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए
वाई और एक्स एक्सिस हो गया। जब भी कोई कर्व आपको प्लॉट किया हुआ मिले तो उसका अगर स्लोप निकालना चाहे तो आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे y अगर fx है तो जब आप इसका dy बाई dx करेंगे, ठीक है, तो ये नया फंक्शन मिलेगा। ये जो dy बाई dx होता है वो बेसिकली स्लोप ऑफ कर्व बताता है, स्लोप ऑफ y इक्वल टू fx कर्व बताता है। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि कोई कर्व इसमें हमने इस तरह से बनाया हुआ है, इस तरह से कोई भी कर्व है, तो इसका जब आप स्लोप निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो एक तो फंडा है कि कर्व का फोटो बनाओ या उसका ग्राफ बनाओ, और जिस पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए कहा जाए वहां टेंजेंट ड्रॉ करो, और टेंजेंट ड्रॉ करके देखो कि वो कितने एंगल पे कट कर रहा है। उतनी मेहनत करके आप स्लोप निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है, जैसे मान लो कि इस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना था, तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट जहाँ ये ग्राफ को टच कर रहा है पी पॉइंट, यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट ड्रॉ करके फिर देखेंगे कि कितना एंगल आ रहा है, तो वहां से आपका जो स्लोप होता है वो tan थीटा मिल जाएगा। तो उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप dy बाई dx निकाल लीजिए, यही आपका tan थीटा के बराबर है, ठीक है। तो जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे हमें उसका स्लोप मिलता है, एंड दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो, अगर कहा जाए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, प्लस सपोज 5 है, और कहा जाए कि इसका स्लोप निकालो, फाइंड स्लोप, और साथ में कोई पॉइंट दे दिया जाए एट एक्स इक्वल टू सपोज 1, तो कायदे से तो रूल ये कहता है कि आपको इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए, फिर ग्राफ इस तरीके से कुछ बनाओ, फिर उसमें टेंजेंट ड्रॉ करो और तब जाके स्लोप निकालो। इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, हमें वैसे भी अभी ग्राफ प्लॉट करना आता नहीं है। तो जब भी बोला जाए किसी फंक्शन का स्लोप निकालने, तो आप चुपचाप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और उसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस 1 आया, ठीक है। अब इसमें आपको स्लोप निकालना है एट x इक्वल टू 1, तो आपको सिंपली इसमें x इक्वल टू 1 रख देना है, तो 2 प्लस 1 स्लोप आ गया 3, स्लोप पॉजिटिव है। तो आपके लिए बस इतना ही आपको समझना है कि किसी भी कर्व का जब भी बोले स्लोप निकालो तो आपको उसको डिफरेंशिएट करना है और कुछ नहीं। डिफरेंशिएशन करने से हमें किसी भी कर्व का स्लोप मिल जाता है किसी भी पॉइंट पर। सिंपल सा एग्जांपल कीजिए, फाइंड स्लोप ऑफ y इक्वल टू sin x at x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई बाई 4 एंड x इक्वल टू पाई बाई 2। ये जो sin x फंक्शन है इसका एक ग्राफ होता है। अब वो ग्राफ आपको नहीं प्लॉट करना है, बिना ग्राफ प्लॉट किए हम इसका स्लोप निकालना चाहते हैं, और वो भी तीन तीन डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो y इक्वल टू साइन एक्स को पहले हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy बाई dx मिलेगा, और वो कितना मिल जाएगा हमें, वो मिल जाएगा cos x, ठीक है। अब एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। एट x इक्वल टू 0 कहा जाए तो स्लोप कितना हो जाएगा, तो cos 0, और cos 0 कितना होता है 1। x इक्वल टू पाई बाई 4 पर क्या होगा स्लोप, तो cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 कितना होता है, तो 1/√2, और x इक्वल टू अगर बोला जाए पाई बाई 2, तो यहाँ पर m आ जाएगा cos पाई बाई 2, पाई बाई 2 90 डिग्री है, cos 90 0 होता है। तो डिफरेंट पॉइंट्स पर देखो स्लोप डिफरेंट आ रहा है आपका, ठीक है। तो y की वैल्यू दी हुई है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ y एट ए पॉइंट, y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन किस पॉइंट पर, x की वैल्यू नहीं दी है, उस पॉइंट पर वेयर इट्स स्लोप इज 0। मतलब पहले इसका स्लोप 0 करेंगे,
वहां से x की वैल्यू मिलेगी कि आखिर x की किस वैल्यू पर स्लोप 0 है, और बाद में वो x की वैल्यू यहाँ आपको पुट करनी है। ट्राई कीजिए। चलिए पहले हम लोग इसका स्लोप निकालते हैं। तो सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x माइनस 6, और ये हमें 0 करना है, तो यहाँ से पहले सॉल्व करो तो मिल गया x इक्वल टू 3। अब ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर y की वैल्यू निकालनी है, समझे। तो एट x इक्वल टू 3 y की क्या वैल्यू होगी, तो 3 रख दो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 इंटू 3 18 प्लस 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन में आपको आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अब इसके आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, और अगली क्लास में हम लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ आज के लिए। चलो होमवर्क लिखो। ये आपका आज का होमवर्क है जो आपको सॉल्व कर लेना है, और फिर हम लोग इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल केसेस है, जो भी आज पढ़ा है उसी के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। कर लेना, अगली क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग।